अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। मैं तो यहाँ बिहार में अपने दोस्त की शादी पे आया था। तो गाइस ये कैमूर की पहाड़ी है। पर मेरी एक आदत है कि जब भी मैं बहुत खुश होता हूँ तो किसी मनपसंद जगह, नेचर या किसी भी नई जगह पे कुछ वक्त अपने साथ बिताने आता हूँ। शायद ये पूरा सफर ही मेरे लिए एक सेलिब्रेशन है। तो सुनील भाई के साथ यहाँ मैं आया हूँ बिहार के कैमूर के पहाड़ों में, जहाँ पिछले 4 दिनों में अपने बचपन के दोस्त को मास्टर से मिस्टर होते देखा है। सच में बचपन के दोस्त की शादी का एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिसे आपने छोटी छोटी निकरों में घूमते देखा है वो अब आपके सामने शेरवानी पहने खड़ा है। सच में बहुत ही अच्छा और अजीब है ना ये एक्सपीरियंस। तो हल्दी की रस्म को धूमधाम से मनाने के बाद अब बारी थी होने वाली दूल्हे को जनेऊ धारण करवाने के रस्म की। तो अक्सर हमारे समाज में 2 तरह से जनेऊ धारण होता है, एक बचपन में, और अगर बचपन में नहीं करवाया गया तो दूसरा मौका होता है शादी के वक्त। तो बस मेरा ये दोस्त दूसरी कैटेगरी वाला है। शंका के समय कान पर चढ़ाना है, सभा के समय, लैट्रिन के समय और शंका न देना। हाँ, माता जी से कहना होगा मातु भिक्षाम देहि। ब्रह्मचारी संस्कृत बोलते हैं, क्या बोलोगे? मातु भिक्षाम देहि। माता जी के पास जाइए, आइए पहले चाची जी के पास जाओ। पूजा खत्म होने के बाद दूल्हा एक सन्यासी के समान सभी समाज के बड़ों के सामने भिक्षा मांगता है और बदले में सभी बड़े उसे दान देते हैं, जिसके उपरांत वो सभी बड़ों को बदले में अपनी झोली में से थोड़ा सा अनाज यानी चावल देता है। इससे दोनों पक्षों को पुण्य प्राप्त होता है। तो हल्दी और जनेऊ धारण करने की रस्म के बाद अब दूल्हा घर पे कैद था, पर मैं आजाद हूँ। आज सारी रस्में औरतों वाली थी और अब शायद मैं घर पे लोगों का फेवरेट भी होने लगा था और मेरे दोस्त के रिश्तेदार मुझे पहचानने भी लगे थे। तो पहले मैं घर की सभी औरतों के साथ गया घर के पास पूजा में, जहाँ सुख सम्मति की पूजा मांगकर और परम्परागत तरीके से पूजा खत्म कर मैं उनके ही साथ चला गया अपने दोस्त के गाँव, जो घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ सभी नाचते गाते हुए अपनी कुल देवी की पूजा करनी प्रारंभ करते हैं। सच में इन सब रीति रिवाजों को इतना करीब से महसूस करते हुए मैं यही सोच रहा हूँ कि कितना संपन्न है हमारा देश, जहाँ ये छोटे छोटे लगने वाले रीति रिवाज कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं हमारी सोच पे और हमारे समाज में आगे बढ़ने में। ये छोटी छोटी रस्में और रिवाज ही हैं जो शायद हमारे देश को इतना महान बनाते हैं। कुछ ही घंटों में पूजा समाप्त कर हम सब अब वापस निकल गए घर की तरफ, जहाँ सब पहुँचते ही तैयार होने में लग गए, क्योंकि अब बारात निकलने वाली थी। का हो तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापाकल में कूद के जान दे दी।
सच में शादी किसी परिवार के लिए एक त्योहार से कम नहीं है, जहाँ सब रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। तो नाचते गाते खुशी मनाते सब बारात के साथ मैरिज हॉल पहुँचे, जहाँ दूल्हे की पूजा होने के बाद शुरू हो गई थी वरमाला की रस्म। सबने स्टेज पे आके दूल्हा दुल्हन को अपनी शुभकामनाएं दी, जहाँ कुछ उपहार भी दिए गए उन्हें, जिसके खत्म होने के बाद हम सब दूल्हा दुल्हन के साथ शादी के मंडप की तरफ बढ़ने लगे, जो अब पूरी तरह सज चुका था। अब मेरा दोस्त एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहा था, वो भी ऐसा जो एक नहीं बल्कि 7 जन्मों तक होने वाला है। मैं थोड़ा इमोशनल था पर उससे ज्यादा खुश था, क्योंकि इस वक्त मैं कहीं भी हो सकता था, पर मैं यहाँ था एक अनजान राज्य में, जहाँ पहली बार आया और यहाँ रहकर मैंने एक नया परिवार बनाया, जिनके साथ अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे दोस्त की नहीं बल्कि हमारे परिवार में शादी है। सुबह होते होते कन्यादान हो चुका था, 7 फेरे पूरे हो चुके थे, शादी की सभी रस्में संपन्न हो चुकी थी, सजी डोली लग चुकी थी, सभी रिश्तेदार अब इकट्ठे हो चुके थे, जिसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ कार में बैठ चुकी थी और सभी के आशीर्वाद से एक नई किताब का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। शादी संपन्न होते ही सुनील भाई ने मुझे उनकी फेवरेट जगह पे घूमने के लिए चलने को पूछा, और घूमने का नाम सुनकर थकी हालत में भी मैं तैयार होकर निकल आया उनके साथ 50 किलोमीटर दूर इस विशाल पहाड़ के पास, जहाँ ट्रैक कर ऊपर पहुंचे तो ये नजारा था। इस वीडियो में शायद मैं आपको ज्यादा दिखा नहीं, क्योंकि इस कहानी या इस पूरे 108 दिन के सफर का हीरो मैं नहीं बल्कि वो लोग हैं जो मुझे इस सफर पे मिलेंगे, अपना थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताएंगे और मेरे इस सफर का साथी बनेंगे, क्योंकि ये सफर मेरे लिए जिंदगी को करीब से समझने और जीने का शायद एक आखिरी मौका है, क्योंकि अगली बार शायद मुझे ऐसा कोई सफर करने का मौका ना मिले, और मैं इस मिले मौके से जिंदगी को खुले दिल से जीना और समझना चाहता हूँ। जैसे 5 दिन पहले ट्रेन के भरे स्लीपर डब्बे में 15 घंटे खड़े जब मैं बिहार आ रहा था, तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि क्या ये एफर्ट्स मैटर करते हैं, पर अब जब जाने का वक्त करीब आ चुका है तो मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि हाँ मैटर करता है, और जीवन में अच्छी नीयत से किया कोई भी संघर्ष या काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो बिहार का सफर यहीं खत्म होता है, हालत टाइट है, मगर हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। हम जा रहे हैं बनारस, 5 दिन के लिए हमारा घर है, फिर देखेंगे आगे कहाँ जाना है। और बहुत मज़ा आया भाइयों के साथ, और एक भाई हम कैमरे के पीछे भी, उनको भी आप हाय बोल सकते हैं। हाय। बहुत सारे भाइयों को तो आपने रील में स्टोरी में देखा ही, तो मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए और घूमते रहिए और हंसते रहिए। अब मैं जा रहा हूँ एक नई जगह की ओर, जहाँ मुझे भी पता नहीं कि मैं किससे मिलूंगा या कहाँ रहूंगा, पर इतना पता है कि आने वाला सफर और ज्यादा खूबसूरत होगा। जैसे बीते 10 दिन रहे हैं, और घबराने की जगह अब मैं और ज्यादा उत्साहित फील कर रहा हूँ आने वाले सफर के लिए।